नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रुचिका सैनी। आज हम कक्षा 11 का बीएसटी का चैप्टर 2 पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, साझेदारी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो जी हाँ, यहाँ पे हमें अधिनियम बताना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर 2, साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारा साझेदारी का उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? तो जी हाँ, यहाँ पे साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। प्रश्न नंबर 4, साझेदारी में लाभ और हानि कैसे बांटे जाते हैं? तो यहाँ पे लाभ और हानि अनुपात में बांटे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, साझेदारी में निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? तो जी हाँ, साझेदारी में जो भी सदस्य हैं जिन्हें हम साझेदार कहते हैं, ये सभी साझेदार मिलकर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साझेदारी में कितने सदस्य होने चाहिए? तो यहाँ पे साझेदारी में न्यूनतम यानी कम से कम 2 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 50 सदस्य होने चाहिए। यानी यदि 2 व्यक्ति मिलकर साझेदारी करना चाहते हैं तो वो साझेदारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, असीमित दायित्व क्या होता है? तो यहाँ पे असीमित दायित्व को बताया गया है कि असीमित दायित्व किसे कहते हैं। इसमें साझेदारी के जो ऋण है यानी कि जो उधारी है उनको साझेदार की निजी संपत्तियों से भी चुकाया जा सकता है। यानी जो निजी संपत्तियां हैं साझेदार की, उन्हें बेचकर भी ऋणों को चुकाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, सीमित दायित्व किसे कहते हैं? यहाँ पे अब हम बात करेंगे सीमित दायित्व की। तो इसमें साझेदार जितनी पूंजी लाता है उसी मात्रा तक ऋण को चुकाने के लिए जिम्मेदार है। तो जी हाँ, यहाँ पे साझेदार जितनी पूंजी लाएगा उसी आधार पे वो ऋणों को चुकाने के लिए दायी होगा। प्रश्न नंबर 9, साझेदारी के गुण बताइए। तो यहाँ पहला गुण है सरल स्थापना। कहने का मतलब है सिर्फ 2 सदस्य मिलकर साझेदारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद है संतुलित निर्णय। यहाँ पे सभी साझेदार मिलकर अपने विचारों के आधार पर जो निर्णय है वो संतुलित लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिक कोष। यहाँ पे 2 साझेदार, 3 साझेदार या कितने भी साझेदार होते हैं उसी आधार पे हमारे कोषों में भी वृद्धि होती है। अगला है हमारा ऋणों का बांटना। तो जी हाँ, यहाँ पर जो ऋण है वो सभी साझेदारों के मध्य बट जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोपनीयता। जी हाँ, यहाँ पे गोपनीयता पाई जाती है। यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित जो भी सूचना है वो गोपनीय रखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 10, साझेदारी की सीमा यानी कि कमियां बतानी है। तो सबसे पहला है कि असीमित दायित्व, यानी साझेदारों में जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, यानी कि उनकी निजी संपत्तियों को बेचकर भी उधारी ऋणों को चुकाया जा सकता है। सीमित प्रबंध। जी हाँ, सभी साझेदारों में प्रबंध योग्यता नहीं पाई जाती। हो सकता है यहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में प्रबंध कौशल ना मिले, लोगों में इतनी योग्यता यानी कि साझेदारों में इतनी योग्यता ना हो, तो यहाँ पे जो प्रबंध है वो कैसा पाया जाता है? सीमित। विरोध की संभावनाएं। जी हाँ, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर यहाँ कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, तो यहाँ पे विरोध की संभावना पाई जाती है। निरंतरता की कमी। यहाँ पे साझेदारी में यदि किसी साझेदार को कुछ हो जाता है, या तो वो पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे जेल हो जाती है या किसी भी कारणों से अब साझेदार को कुछ होने पर हम साझेदारी को निरंतर नहीं रख सकते, यानी हमारे व्यवसाय का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं? यहाँ पे हम जो साझेदार हैं वो एक एक करके समझते जाएंगे और यहाँ पे ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सक्रिय साझेदार कहते हैं जो कि पूंजी लगाएगा, प्रबंध में भी भाग लेगा। जी हाँ, पूंजी लगाएगा तो प्रबंध में भाग जरूर लेगा। इसके साथ साथ ही जोखिम भी वहन करेगा और इसका दायित्व भी असीमित रहता है।
नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 12, सुप्त साझेदार। ये हमारा दूसरा साझेदार है जिसे हमने कहा है सुप्त या निष्क्रिय यानी कि सोया हुआ साझेदार। सबसे पहले ये पूंजी लगाता है, पूंजी लगाएगा तो प्रबंध में भी भाग लेगा, प्रबंध में भाग लेता हुआ वह जोखिम भी वहन करता है, इसका भी दायित्व असीमित है। लेकिन अगर ये सुप्त है यानी सोया हुआ है तो ये दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता, ये इसकी विशेषता है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 13, यहाँ पे बात की है गुप्त साझेदार की। गुप्त यानी छिपा हुआ। अब छिपा हुआ साझेदार है जो पूंजी भी लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है तो प्रबंध में भी भाग ले रहा है, प्रबंध में भाग लेने पर जोखिम भी वहन करता है, इसका भी दायित्व असीमित है। यहाँ तक सब चीज़ें समान चलती जाती है, लेकिन आखिरी के जो वाक्य है उसमें चीज़ें बदल जाती है। जैसे गुप्त साझेदार है तो ये जनता इसे नहीं जानती। जी हाँ, क्योंकि ये गुप्त है, ये छिपा हुआ है, इसे जनता नहीं जानती है। प्रश्न नंबर 14, नाम मात्र का साझेदार। यहाँ पे अन्य साझेदार आ गया जो कि है नाम मात्र का, सिर्फ नाम के लिए। तो पहला, ये सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा है तो पूंजी नहीं लगाएगा। अब पूंजी नहीं लगाएगा तो प्रबंध में भी भाग नहीं लेता है, और प्रबंध में भाग नहीं लेगा तो जोखिम भी वहन नहीं करता है। इसी के साथ इसका दायित्व तो असीमित ही रहता है। लेकिन ये अगर नाम मात्र का है तो नाम से क्लियर है कि ये अपने नाम का प्रयोग करने देता है, और नाम का प्रयोग करने के कारण यह पूंजी नहीं लगाता है। जैसे आपने अगर सोडानी स्वीट्स का नाम मात्र सिर्फ नाम के लिए उसके काम में लिया है तो वो नाम मात्र का साझेदार होता है। यहाँ सोडानी स्वीट्स आपके सिर्फ अपने नाम का प्रयोग आपको करने दे रही है, इस वजह से वो ना पूंजी लगा रही है, ना जोखिम वहन कर रही है, ना प्रबंध में भाग ले रही है, लेकिन उसका नाम का प्रयोग करने के कारण उसका दायित्व असीमित हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। यहाँ पे है हमारा विबंधन साझेदार। जी हाँ, विबंधन साझेदार ये पूंजी नहीं लगाता, इसका दायित्व भी असीमित होता है। लेकिन विबंधन का मतलब है ये अपने आचरण या व्यवहार से साझेदार होने का आभास कराता है, यानी ये ऐसा व्यवहार कराता है कि लोग ये मान के चलते हैं कि ये इस संगठन का क्या है, साझेदार है, सदस्य है। इसे हम कहते हैं विबंधन साझेदार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे है हमारा अगला प्रतिनिधि साझेदार। जी हाँ, प्रतिनिधि साझेदार किसे कहते हैं? ये फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है। सबसे पहले तो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, किसी के लिए काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपने नाम का प्रयोग करने देगा, लेकिन इसका दायित्व भी असीमित होता है। तो हमने देखा दायित्व यहाँ पे सभी के असीमित हैं।